नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम पर बातचीत कर रहे हैं और उसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 में हिंदी भाषा के उद्भव, विकास और स्वरूप पर बातचीत होनी है। इसका दूसरा बिंदु है हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं और बोलियां। इसके अंतर्गत हिंदी की बोलियां हम बातचीत करेंगे इस पर, और हिंदी की विभिन्न बोलियां कौन कौन सी हैं, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग हैं? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली है। पश्चिमी में खड़ी बोली, कोरबी, हरियाणवी, दक्खनी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। और राजस्थानी में है मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, मेवाती। और पहाड़ी में है कुमाऊनी और गढ़वाली। ये 5 भाषाएं, 5 बोलियां हैं। उनके अंतर्गत भी विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं। इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार का इनका स्वरूप है, किस प्रकार से बोली जाती हैं। और यह है केवल एमपीपीएससी के अंतर्गत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, यह विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अब हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान भारत में के हिंदी भाषी राज्य कहे जाते हैं। 10 राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य कहलाते हैं। इनमें मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। इन राज्यों में जितनी भी बोलियां हैं, मुख्य रूप से हिंदी की बोलियां ही कही जाती हैं, बोली जाती हैं। हिंदी की विभिन्न बोलियों को 5 भाषिक वर्गों में बांटा गया है: पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पूर्वी हिंदी क्या है? अब हम पूर्वी हिंदी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को शामिल किया जाता है। इसके सामान्य परिचय पर हम बातचीत कर लेते हैं। अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। अवधी अर्धमागधी से विकसित अवध क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है। अवध प्रांत में आने वाला हरदोई जिला इसका अपवाद है, जहाँ पर यह भी एक यूजीसी नेट में प्रश्न बन सकता है कि अवध प्रांत में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर अवधी नहीं बोली जाती है, तो हरदोई जिला है। वहीं अवध क्षेत्र के बाहर फतेहपुर, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज, इलाहाबाद आदि जिलों में इसका चलन देखने को मिलता है। इसे और किस नाम से बुलाया जाता है? इसे कौसली, पुरविया और बैसवाड़ी नाम से बुलाया जाता है, किंतु इन नामों से भाषा का बोध नहीं हो पाता जो अवधी कहने से होता आता है। इसे अवधी कहना ही ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवधी को और किस नाम से बोला जाता है, तो कौशली, पुरविया और बैसवाड़ी, या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे। 4 में से 3 ये ऑप्शन दे देंगे और एक चौथा ऑप्शन देंगे जो असंगत होगा उसका पूछ लेंगे वो। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। इसका मूल स्वरूप उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी में दिखाई पड़ता है। ये इसके जगह पर, ये जहाँ भी ये ज़िले हैं यहाँ पर बोला जाता है इस भाषा को। लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और लखीमपुर खीरी। अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख भाषा है। अवधी साहित्यिक भाषा भी है। आप जानते ही हैं तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रणयन अवधी भाषा में ही किया है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत भी इसी बोली के में लिखा हुआ महाकाव्य है। सूफी काव्य परंपरा में मुल्ला दाऊद, कुतुबन, उस्मान आदि कवियों ने अवधी में ही काव्य रचना की है। अवधी का एक छोटा सा स्वरूप पढ़ लेते हैं, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना तर्क संगत नहीं, इतना पढ़ना आवश्यक नहीं है। ये आपको पूछा जा सकता है, एक आध वाक्य बस पूछा जाएगा, केवल इधर से इधर तक पूछ ही सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा कोई वो नहीं है। कि प्रतापगढ़ ज़िले में कैसी अवधी बोली जाती है, ये इसका नमूना है। एक अहीर के घरे माँ 4 मनई लड़का, सास पतोह बाप रहित रहें, मुला चारों बहिर रहें, बेटौना एक दिन खेते माँ हर जोतत रहा, ओ हो ही
ओरी से दुई राही चला आवत रहें, वे बेटौना से घोराई के पूछिन के हम रामनगर कजावा चाहत आहिन, कौनी डगर से जाई। तो ऊ अहिरवा जानिस के हमरे बरधवन का पूछत आहिन कि बेचब्या मतलब क्या बेचोगे। ओ गोहराए के कहिस के बरधवन का हम ना बेचबे, यही पर राह गिरई। गोहराई के कहिन कि हम का बैल न चाही, रहया जो जानत हुआ तो लखाई था। तो ऊ जानिस की 100 रुपया बरधवन के लगावत अहेन। ओ गोहराइस की राजू 100 रुपया काव जो दुयू देत्यो तबहु हम आपन बरधवन तुहें न देइत। क्षमा कीजिएगा अगर कोई पढ़ने में गलती हो जाए, क्योंकि ये मेरी मातृभाषा नहीं है। तो इसको पढ़ के आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार की भाषा बोली जाती है अवधी में। अगर आपसे कोई पूछ ले एक वाक्य में कि ये भाषा किस में कौन सी भाषा है बोली है, तो आप उत्तर देंगे अवधी। रहत रहे रहते थे, बिटौना बेटा, पूछिन पूछा, जाई जाए, बरधवन बैल, बेचब्या बेचोगे, कहिस कहा, बेचबे बेचेंगे। तो ऐसी प्रकार की भाषा है। इसकी व्याकरणिक विशेषताएं पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यह अकारांत प्रधान बोली है। कौन सी? अवधी अकारांत प्रधान बोली है। जैसे लोहा के लिए लोह का प्रयोग, इसमें संज्ञा के ह्रस्व दीर्घतर 3 रूप होते हैं। जैसे घोड़ा के घोड़, घोड़वा और घोड़ौना 3 रूप मिलते हैं। कौन कौन सी संज्ञा के 3 रूप हैं? ह्रस्व, दीर्घ और दीर्घतर। घोड़ा के घोड़, घोड़वा, घोड़ौना 3 रूप मिलते हैं। ऐसे में ए और औ स्वर का आई, औ और ऐ, औ उच्चारण होता है। हा का प्रयोग सईस को सहीस, इच्छा को हिच्छा, रा का प्रयोग पसंद को परसंद, वियोग को विरोग, ऐसे करके यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। या की जगह रा का प्रयोग करते हैं। हा की जगह क्षमा कीजिए रा का उपयोग अलग तरीके से करते हैं यहाँ पे। वर्णों का महाप्राणीकरण, पुनः को पुनः, पेड़ को फेड़ लिखना आदि इसकी विशेषताएं हैं। अब बघेली पर बातचीत कर लेते हैं। बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बघेली कहा जाता है। इसका केंद्र रीवा है। रीवा मध्य प्रदेश का जिला है। चूँकि रीवा बघेल राजाओं की राजधानी थी, इसलिए बघेली का एक नाम रीवाई भी मिलता है। लोक में यह एक बोली के रूप में प्रतिष्ठित है, किंतु भाषाविद इसको अवधी का ही दक्षिणी रूप मानते हैं। दक्षिणी अवधी कहते हैं, आप याद रखिएगा। दक्षिणी अवधी किसको कहते हैं? बघेली को। बघेली को दक्षिणी अवधी कहते हैं। दक्षिणी अवधी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसका क्षेत्र उत्तर से उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर पूर्व में मिर्ज़ापुर, छोटा नागपुर और बिलासपुर की पश्चिमी सीमा तक फैला है। बघेली में ललित साहित्य का प्रायः अभाव है, किंतु लोकगीतों और लोक कथाओं में संग्रह मिलते हैं। इसमें भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री उर्गेश बैजू तथा शंभुनाथ द्विवेदी के द्वारा कविताओं और लोकगीतों के अच्छे संकलन प्रकाशित हैं। शंभुनाथ द्विवेदी याद रखिएगा। बैजू भी याद रखने योग्य पात्र हैं जिन्होंने लोकगीत लिखे हैं। व्याकरणिक विशेषताएं हैं। यह भी अकारांत बोली है। इसमें वा, इया और कौना जोड़कर संज्ञा के दीर्घतर रूप बनाए जाते हैं। जैसे ललन से ललनवा, छोट से छुटका या छुटौकना, छुटकौना, दोपहर से दोपहरिया, दोपहरिया। इसमें सर्वनाम मुझे के लिए मुआ, मोही, तुझे के लिए त्वा, तो ही लिखा जाता है। विशेषण में हा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे नीक का निकहा। इसके अतिरिक्त घोड़ा, मोर, पेड़, पेट, देत के लिए घ्वाड़, म्वार, प्याट, द्यात आदि रूप मिलते हैं। अवधि से ज़्यादा बघेली में वा की जगह बा बकरी का प्रयोग मिलता है। अवधि में वा की जगह वा यूज़ होता है और इसमें बा बकरी का यूज़ होता है। ऐसा अंतर है, बहुत बारीक है, लेकिन प्रश्न कभी भी अगर आने वाले समय में ये सहायक सिद्ध होंगे
जितना बारीक पढ़ सके उतना अच्छा है। जैसे आवाज़ को आबाज, कहीं कहीं वा की जगह माँ का प्रयोग भी होता है, जैसे चरावे को चरामे बोलना छत्तीसगढ़ी है। तीसरी बोली है पूर्वी हिंदी की। अर्धमागधी अपभ्रंश से के दक्षिणी रूप से विकसित अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से विकसित छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी कहलाती है। इसके अन्य नाम लरिया और खरटाई या खलौटी भी हैं। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये, छत्तीसगढ़ी को और क्या कहा जाता है, लरिया या खरटाई। मध्य प्रदेश के बालाघाट के कुछ भागों में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी खलटाई खलौटी कही जाती है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ के रायपुर बिलासपुर जिले के अतिरिक्त संबलपुर जिले के पश्चिमी भाग में विशुद्ध रूप से बोली जाती है। कांकेर, नंदगांव, खेरागढ़, चुईखदान, कवर्धा, चांदा जिले के उत्तर पूर्व और बालाघाट के पूर्व में भी शुद्ध छत्तीसगढ़ी का प्रचलन है। बिलासपुर, रायगढ़ तथा सारंगगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित कोरिया, सरगुजा और जशपुर में इसकी एक बोली सरगुजिया प्रचलित है। छत्तीसगढ़ी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा में उनकी मातृभाषा का भी पर्याप्त मिश्रण रहता है। इसका अपना कोई प्राचीन लिपिबद्ध साहित्य नहीं है। आधुनिक युग में कई लोक कवियों ने काव्य की रचनाएं की हैं। इसके प्रकार में आकाशवाणी का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाली कई पत्रिकाएं भी उपन्यास, कहानियां और कविताएं प्रकाशित कर इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसके लेखक या साहित्यकार हैं जगन्नाथ प्रसाद भानु, कपिल नाथ मिश्र, नारायण परमार, वंशीधर इत्यादि। विशेषताएं क्या हैं? इसमें डा, अड़ा या औड़ा ध्वनियाँ नहीं हैं। किसमें? छत्तीसगढ़ी में ड़ा या और णा नहीं है। इस बोली में णा को ना उच्चारित करते हैं। लिखते समय उसका स्थान अनुस्वार ले लेता है। इसको यूज़ नहीं करते। अनुस्वार बिंदु जो रहती है वो उपयोग में लाई जाती है। शा की जगह सा, खा की प्रयोग होता है। खुशी की जगह खुशी, विष की जगह विख लिखना उन्हें भाता है या अच्छा लिखा जाता है। लोक परंपरा है उनकी लिखने की। सा का छा और छा का सा उच्चारण, सीता को चीता, छेना को सेना ऐसे प्रयोग करते हैं। अल्प प्राण ध्वनि की जगह महाप्राण का प्रयोग, जैसे दौड़ को धौड़, कचहरी को कछेरी, चा की जगह छा उपयोग किया है तो ये महाप्राण शब्द हो जाते हैं। दा का जगह धा करेंगे तो महाप्राण शब्द हो जाते हैं। इसकी कतिपय विशेषताएं हैं। अब दूसरा प्रकार जो है बिहारी हिंदी, तो उस पर बात कर लेते हैं। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। इन तीन बोलियों के समूह का डॉक्टर ग्रियर्सन ने बिहारी हिंदी नामकरण किया है। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही, मैथिली। डॉक्टर ग्रियर्सन ने बिहारी हिंदी के नाम से नामकरण किया है। बिहारी हिंदी का क्षेत्र 3 राज्यों बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का विस्तृत क्षेत्र है। बिहारी अपने आप में कोई बोली नहीं है, बल्कि ज़्यादातर बिहार राज्य में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को बिहारी हिंदी कहा गया है, जिनकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। मागधी पूर्वी हिंदी की अर्धमागधी से होती है, बिहारी की मागधी से होती है। भोजपुरी इसका एक प्रकार है। भोजपुरी के बारे में पढ़ते हैं। भोजपुरी का नाम बिहार के भोजपुर नामक एक छोटे से कस्बे के आधार पर पड़ा। भोजपुर नामक एक छोटे से कस्बे के आधार पर पड़ा, जो प्राचीन काल में राजा भोज के वंशजों की राजधानी थी। हालांकि भोजपुरी का क्षेत्र केवल भोजपुरी नहीं, बल्कि इसका विस्तार बिहारी हिंदी की अन्य बोलियों से काफ़ी ज़्यादा है। यह उत्तर में नेपाल की दक्षिणी सीमा से लेकर छोटा नागपुर और पश्चिम में पूर्वी मिर्ज़ापुर, बनारस और पूर्वी फैज़ाबाद से लेकर पूर्व में रांची, पटना, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, छपरा, सीवान, गोपालगंज, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, भोजपुर तथा पलामू में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त इसका विस्तार विदेशों में भी है। मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिदाद टोबैगो इत्यादि देशों में व्यवहार में लाई जाने वाली दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है इसको। यह
हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। इधर प्रश्न बनता है, हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो उत्तर होगा भोजपुरी। इधर भोजपुरी को हिंदी से स्वतंत्र एक भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग भी की जा रही है। इसमें लिखित प्राचीन साहित्य प्रायः उपलब्ध नहीं है। यहाँ के लोगों ने प्राचीन काल में अवधी अथवा ब्रज और आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रयोग साहित्य सृजन के लिए किया है। भोजपुरी साहित्य की परंपरा लोकगीतों और लोक कथाओं से ही सुरक्षित है। इसके प्राचीन कवियों में कबीरदास, धर्मदास, धरणीदास तथा शिवनारायण के नाम प्रमुख हैं। आधुनिक काल में इसमें कुछ छोटे छोटे नाटक, कहानियाँ और कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। भोजपुरी के भिखारी ठाकुर लोक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठाकुर का विदेशी अत्यंत लोकप्रिय गीति नाटक है। राहुल संकृत्यायन ने भी कुछ नाटकों की रचना इसमें की है, अर्थात भोजपुरी में की है। और जो हमारे भिखारी ठाकुर हैं उनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भोजपुरी सिनेमा भोजपुरी भाषा के प्रचार प्रसार का एक सशक्त माध्यम है। आगे हम कुछ गद्यांश पर बात कर लेते हैं, किस प्रकार से भाषा बोली जाती है। गोरखपुर जिला में भोजपुरी किस प्रकार बोली जाती है देख लेते हैं। एक नमूना, एक जनौ अहिर ससुरारी करे गैलइन, उहाँ राती के दिया बरत रहे, ई कव्वे कव्वऊ दिया बरत देखले नाही रहले, अपने मन में कहलें हो ना हो, ई अंजोरिया के बच्चा कै बच्चा, जब उनके ससुर नेक विदाई देवे लगलें, ता ई कहलें ई राउर हम लेब ता अंजोरिया के बच्चा लेब, ससुर दे दहलें। बाकरी इनके मन में तब्बो खटका रहल, राती के जब सब सूती गए, तब ई दिया छानही के नीचे चोरा दिहलें, घर में आगी लागी गैल, सज्जी धन दौलत बिलातिला गैल, इहो रोए लगलें, हमार अंजोरिया के बच्चा ओही में जरी गैले, सब लोग जानी गैलें कि इहे सार घर फुकलसी है। तो इसके उत्तर भी गैले गया, देखल नाही देखा नहीं था, लेब लेंगे लूँगा, सार सारा राती के रात को देवे लागलें देने लगे, दे दहलें दे दिया फुकलसी फूका है। तो विशेषताएं देख लेते हैं। अवधि आदि की भांति इसमें भी संज्ञा के सामान्य दीर्घ तथा दीर्घतर रूप होते हैं। सोनार, सोनरा, सोनरवा। व्यंग्यात्मक रूप अथवा क्रोध में बोलने पर ऊ का प्रयोग भी होता है, जैसे ठुकराऊ, सोनराऊ इत्यादि। सामान्यतया संज्ञा के दो ही रूप मिलते हैं, जैसे किताब का कितबिया, लड़का का लड़कबा, अवधि का लड़का लरिका। इसमें लइका हो जाता है। अवधि में लरिका बोलते हैं लड़का को और इसमें लइका बोलते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में आधा ना दा और एवं ध की जगह अन्न और नह का प्रयोग मिलता है, जैसे सुन्नर, सुंदर को सुन्नर बोलते हैं, चांद को चांद बोलते हैं। इसी प्रकार अम्ब अम्भ की जगह माँ और माह का प्रयोग मिलता है। तांबा को तामा बोलते हैं, खम्भा को खम्हा बोलते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञाएं इकारांत और ईकारांत होती हैं। बहन को बहिनी, भूख को भूखी, गाय को गाई। बहुवचन में संज्ञा अपरिवर्तित रहती है। यदि स्पष्टता दिखानी है तो लोग या लोगन शब्द जोड़ दिया जाता है। भोजपुरी के बाद मगही है। मगही मागधी का अपभ्रंश का रूप है। मागधी से ही निकली हैं बिहारी भाषाएं, तो आप याद रखिएगा। मागधी का अपभ्रंश रूप है मगही। इसका संबंध मगध प्रांत से की भाषा से है, किंतु आधुनिक मगही प्राचीन मगध तक ही सीमित नहीं है। इसका परिनिष्ठित रूप गया जिले की बोली जाने वाली बोली में भी माना जाता है। अन्य स्थानों पर सीमावर्ती भाषाओं का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। गया जिले के अलावा पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पाला, मऊ, भागलपुर, रांची आदि जिलों के कुछ भागों में भी यह बोली जाती है। मगही में ललित साहित्य का अभाव रहा है, किंतु लोक साहित्य पर्याप्त है। इसमें गोपीचंद और लोरिक नाम उल्लेखनीय है। संत कवियों में बाबा करमदास, मोहनदास, बाबा हेमनाथ तथा आधुनिक काल में जयनाथपति मगही के प्रमुख नाम हैं। इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं।
मगही में व्याकरणिक स्तर पर भोजपुरी से बहुत थोड़े से अंतर मिलते हैं। लिंग और वचन के रूपों में भी कुछ अंतर नहीं है। संज्ञा और सर्वनाम के परसर्ग जो भोजपुरी में हैं, उनके अतिरिक्त संप्रदान में ला, लेल और अधिकरण में मो जुड़ जाते हैं। सर्वनामों में रउआ मतलब आप का प्रयोग पश्चिम में मिलता है, पूर्व में आप का ही प्रयोग होता है। मगही की सहायक क्रियाएं हिंदी की तरह ही हैं, केवल उनका रूपांतर भोजपुरी में कर दिया जाता है। भोजपुरी से तर इसमें संज्ञा का सामान्य दीर्घ, दीर्घतर और दीर्घतर रूप मिलते हैं, जैसे लोह, लोहा, लोहवा, लोहउना इत्यादि। इसकी विशेषताएं मैथिली से भी मिलती हैं। वैसे इसमें सरलीकरण की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है और हिंदी के रूपों का ग्रहण स्पष्ट दिखाई देता है। मैथिली भाषा बोली भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व में तथा मगध के उत्तर में मिथिला है, जिसकी बोली मैथिली है। मिथिला शब्द का प्रयोग भारतीय साहित्य में बहुत पहले से मिलता है, जबकि मैथिली शब्द आधुनिक काल में से प्रयोग होता आया है। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार भाषा सर्वेक्षण के अनुसार मैथिली का क्षेत्र बिहार के उत्तरी भाग में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और उत्तर संथाल परगना तक फैला है। चंपारण, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और उत्तरी संथाल। इसके अतिरिक्त नेपाल की तराई में भी यह बोली जाती है। लोक साहित्य की दृष्टि से यह बहुत ही समृद्ध है। साथ ही प्राचीन काल से ही साहित्य सृजन में भी इसका प्रयोग होता आ रहा है। प्राचीन मैथिली गीतकारों में विद्यापति गोविंद दास महत्वपूर्ण हैं। विद्यापति को मैथिल गोकुल भी कहा जाता है। विद्यापति के पदों को आज भी मिथिलावासी विभिन्न अवसरों पर गाते हैं। मध्यकाल के नाटककारों में रणजीत लाल और जगत प्रकाश मल्ल, कीर्तनिया नाटक लिखने वालों में उमापति उपाध्याय, एकांकीकारों में शंकरदेव, संत कवियों में साहब रामदास, कृष्ण भक्त कवि मनबोध झा, आधुनिक कालीन साहित्यकारों में चंदा झा, तंत्रनाथ झा और हरिमोहन झा के नाम प्रमुख हैं। मैथिली को अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। इससे अब इसे एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा भी प्राप्त हो गया है। मैथिली पर कुछ गद्यांश का अवलोकन करते हैं। दक्षिणी दरभंगा में किस प्रकार की मैथिली बोली जाती है। एगो गंवारी गुआरिनी माथा पे देहरी धैले चलल जाई रहिए, चलत चलत ओकारा जी में ई उमंग उठैले, जे ई दही के बेचब पैसा से आम मूल लेब, किछु आम हमरा जोरे अछ, सम मिलाई के 3 से मैं किछु बढ़ी जायत, ओकरा में से किछु सरी पची जायत, तह तब है 2.5 से तय बचबे, और ओही से में से जे बचत होकर बेसी दाम मिलत, तब दीवारी में एक हरी अर सारी हमरा मुँह पर नीक खुलत, आओ बस हम ते हरियर सारी लेब, और ऐंठ जेठ के चलत चलत से में से लचकत चलब। ये भाषा मातृभाषा नहीं है हमारी, इसलिए थोड़ा सा अशुद्धि हो सकती है बोलने में, लेकिन इसका अर्थ यही होगा कि वो दही बेचने जा रही हैं सर पे रख के, और दही बेच के उनके मन में क्या क्या भाव उमड़ रहे हैं। दही बेचने से वो कौन सी साड़ी, हरी रंग की साड़ी खरीदने की सोचती हैं, और कैसे चलने का सोचती हैं कि किस प्रकार वो चलेंगी उसको पहन के। तो इस प्रकार का इसका भाव है। व्याकरण की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें आ, ई, उ के अति ह्रस्व रूप व्यवहृत होते हैं। छा, या, अड़ा, हा स्वतंत्र व्यंजन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे आंगुर, अंगुली, जमुना। इसके अतिरिक्त ना के स्थान पर ना ध्वनि का प्रयोग होता है। शाह का प्रयोग सा की तरह होता है, और ना का ला में परिवर्तन मिलता है, जैसे नंबर में लंबर बोलते हैं, नोट को लोट बोलते हैं इत्यादि। उच्चारण संबंधी विशेषता अवधी और भोजपुरी के समान है, किंतु मध्यम सा की जगह हा का प्रयोग होता है, जैसे पोहप, पुष्प, मास्टर को मास्टर, अवधि आदि की तरह। संज्ञा में 3 रूप घोरा, घोरवा और घोरौवा मिलते हैं। सब, सबहीं, सबलोकन जैसे शब्द जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं।
इसमें क्रिया रूप थोड़े जटिल हैं। कर्ता और कर्म के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे देख लथ, उन्होंने उसको देखा। देख लथिन, उन्होंने उनको देखा। थिन ही मतलब बहुवचन हो जाएगा और लथ मतलब उसको एक वचन में देखने का भाव मिलेगा। अब पूर्वी हिंदी तो हो गई है, बिहारी हिंदी भी हो गई है, और पश्चिमी हिंदी की बोली की बात कर लेते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में खड़ी बोली कौरवी किस प्रकार बोली जाती है? खड़ी बोली को हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी और कौरवी आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। कैसी? हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी और कौरवी। किंतु खड़ी बोली नाम ही सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी रहे लल्लू लाल जी लाल तथा सदल मिश्र ने किया था। सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया था? लल्लू लाल और सदल मिश्र ने किया था। हिंदी साहित्य कोश में खड़ी बोली, खड़ी का अर्थ है स्टैंडर्ड, और अर्थात खड़ी बोली से आशय स्टैंडर्ड बोली से है। जैसे पूना की खड़ी बोली मराठी और जयपुर की खड़ी बोली राजस्थानी है। वर्तमान साहित्यिक हिंदी या सामान्य हिंदी और उर्दू दोनों का आधार खड़ी बोली है। वर्तमान सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी या सामान्य हिंदी दोनों, उर्दू दोनों का आधार खड़ी बोली है। क्षेत्र विशेष की बोली के तौर पर इसको कौरवी नाम दिया जाता है। कौरवी का क्षेत्र रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला, कलसिया, पटियाला रियासत के पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। परंपरागत रूप से इसमें स्वतंत्र साहित्य का अभाव है। लोक साहित्य की दृष्टि से यह समृद्ध है। लोकगीत, स्वांग, कथा गीत, संगीत, नाटक और लोक कथाएँ इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, जिनका काफ़ी अंश अब प्रकाशित भी हो चुका है। आधुनिक हिंदी के विकास की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है, क्योंकि आधुनिक हिंदी का विकास इसी से हुआ है। खड़ी बोली में एक स्थानीय बोली के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जबकि हिंदी भाषा विकास क्रम के कारण आधुनिकीकरण और मानकीकरण की प्रक्रियाओं से गुजरने के कारण अब समृद्ध तथा बिखरे हुए रूप में हमारे सामने आती है। अन्यथा दोनों की मूल प्रकृति एक ही है। इस उद्धरण से हम जानते हैं किस प्रकार से बोली जाती है। कोई बादशाह था, साहब उसके 2 रानी थीं। एक के तो 2 लड़के थे और एक के एक। वो एक रोज़ अपनी रानी से कहने लगा, मेरे सामने और कोई बादशाह है भी? तो बड़ी बोले कि राजा तुम समान और कौन होगा, जैसे तुम वैसा और कोई नहीं। छोटी से पूछा कि तुम भी बतला, मुझ समान कोई और भी राजा है कि नहीं? कि राजा मुझसे मत पूछो, कहिया नहीं बतलाना होगा। रानी ने कहा कि एक बिजाण शहर है, उसके किले में जितनी तुम्हारी सारी हैसियत है उतनी एक ईंट लगी है। ओहो, इसने मेरी कुछ बात नहीं रखी, इसको तगमाती करना चाहिए। उसको तगमाती कर दिया और बड़ी को सब राज का मालिक कर दिया। इस प्रकार ये पूरा उन्होंने कहानी सुनाई है। इसको पढ़ सकते हैं बाद में, अभी इतना ज़्यादा न्याय संगत नहीं होगा पूरा पढ़ना, क्योंकि जो हमने उद्धरण लेना था वो ले लिया हमने। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। खड़ी बोली में दीर्घ स्वर के बाद मूल व्यंजन के स्थान पर द्वित व्यंजन, जैसे बेटा को बिट्टा बोलते हैं, बापू को बाप्पू बोलते हैं, रोटी को रोटी बोलते हैं। ये डबल टा, डबल पा, डबल टा जैसे शब्द हैं, उनको द्वित व्यंजन कहलाया जाता है। इसकी एक विशेषता ये हो गई। और इसी प्रकार की स्थिति में महाप्राण ध्वनि में से पूर्व अल्पप्राण ध्वनि का आगम दिखाई पड़ता है। जैसे देखा का देखा, सूखा का सूखा। ना ध्वनि के स्थान पर णा ध्वनि का उच्चारण, जैसे रानी को रानी, सपना को सपना, पानी को पानी। ला ध्वनि की जगह ला का उच्चारण, जैसे काला को काला। ला और ला का एक मिक्स व्यंजन होता है, जिसे इस प्रकार लिखा जाता है। तो काड़ा
खड़ी बोली में अवधि के व्यंजनात अकारांत और ब्रज के उकारांत के स्थान पर आकारांत शब्द मिलते हैं। जैसे घोड़ा अवधि में घोड़ और ब्रज में घोरो लिखा जाता है। कुछ प्रमुख क्रिया विशेष इस प्रकार हैं, जैसे कै, कितने, असे, ऐसे, जैसे, जैसे, इब, अब, जिब तिब, जब तब। इसके क्रिया रूप साहित्यिक हिंदी के समान है, किंतु है का उच्चारण हे होता है और है के स्थान पर से का प्रयोग भी मिलता है। तो जो खड़ी बोली बोलने वाले होंगे मुजफ्फरपुर, हरियाणा और जो दिल्ली के आसपास के लोग, वो समझ गए होंगे कि किस प्रकार ये बोली जाती है। हमें भी समझना चाहिए। हरियाणी या हरियाणवी। हरियाणी का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। शौरसेनी से हुआ है हरियाणी का। इसका दूसरा नाम बांगरू या बांगड़ू है। बांगर से तात्पर्य उच्च और शुष्क भूमि है। इसका अर्थ देख लीजिएगा, याद रखिएगा। बांगरू कहाँ से निकला है? बांगर से तात्पर्य है शुष्क भूमि। अम्बाला के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के भूभाग को हरियाणा कहा जाता है। इसके अंतर्गत रोहतक और करनाल, जींद और नाभा, हिसार का पूर्वी भाग और पटियाला का दक्षिणी पूर्वी भाग सम्मिलित है। हरियाणा के जाट जाति बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा में जाट जाति बहुत बड़ी संख्या में निवास करती है। इस वजह से एक नाम जाटू भी है इस भाषा का। इसमें लिखित साहित्य का अभाव है। विशेषताएं हरियाणवी खड़ी बोली में बहुत कम अंतर है। ध्वनियाँ सब की सब वही हैं। इसमें ए का उच्चारण ए होता है। संप्रदान में एक अतिरिक्त परसक की लयां और अधिकरण में महा उल्लेखनीय है। हरियाणवी में क्रिया संबंधी दो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे है, हैं, हूँ, हो। है, हूँ को से, सें, सु, सो लिखा जाता है और वर्तमान कृदंत हिंदी का ता और पंजाबी का दा हो सकता है। जैसे करता को करदा बोलते हैं, मिलता को मिलदा बोलते हैं। दक्षिणी जो है दक्षिणी है, वो भी हम बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत में बोले जाने के कारण इसे दक्षिणी हिंदी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करते हुए हरियाणा, दिल्ली और कुरु प्रदेश के लोगों को दौलताबाद के आसपास बसाया था। इनके और इनके बाद की पीढ़ियों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा दक्षिणी हिंदी कहलाई। दक्षिणी हिंदी इनके विचार विनिमय के साथ साथ साहित्य, शासन और शिक्षा का भी माध्यम रही है। ख्वाजा बंदा नवाज, गेसूदराज निज़ामी, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह और मुल्ला वजही आदि बड़े बड़े कवि इसमें साहित्य रचना कर गए हैं, किंतु 18वीं सदी के उत्तरार्ध से साहित्य और शासन की भाषा दक्षिणी हिंदी ना होकर उर्दू हो गई। व्याकरणिक विशेषताएं क्या हैं इसमें और खड़ी बोली में अंतर बहुत ही कम है। साथ ही ह्रस्व स्वर और व्यंजनों के द्वितीय रूप इसे पंजाबी के निकट भी पहुंचाते हैं। जैसे सूखा को सुक्का बोलते हैं, आसमान को आसमान बोलते हैं, गूंगे को गूंगे बोलते हैं। इसमें धा को ना और माँ ब को माँ बोला जाता है। चांदनी को चांदनी, गुम्बद को गुम्बद, बांधना को बांधना। इसमें बहुवचन हरियाणी के अनुरूप है और सर्वनाम भी वही हैं, किंतु मुंजे, हम, हमन, हमना, तुमना जैसे कुछ और रूप भी प्रयोग होते हैं। विशेषणों में स्त्रीलिंग का बहुवचन रूप भी मिलता है, जैसे ऐसियाँ, औरतां इत्यादि। अब ब्रजभाषा पर बातचीत कर लेते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में ब्रज का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। शौरसेनी प्राकृत से उत्पन्न है। मथुरा, अलीगढ़, आगरा जिलों में बोली जाती है और भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा कहलाती है। ब्रज का एक नाम अंतर्वेदी भी है। इसका विस्तार क्षेत्र दक्षिण में भरतपुर, कराली, धौलपुर, जयपुर के पूर्वी भाग, ग्वालियर के पश्चिमी भाग, गुड़गांव के पूर्वी भाग और बुलंद शहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली तक है। किंतु इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा ब्रज का शुद्ध रूप ना होकर उससे प्रभावित बोलियों का ही रूप है। शुद्ध रूप कहाँ कहाँ बोला जाता है? मथुरा, अलीगढ़ और आगरा में। बाकी जो जगह बताई जा रही हैं वो शुद्ध रूप में ना होकर उनसे प्रभावित बोलियों का है। हिंदी में
सबसे अधिक तथा समृद्ध साहित्य इसी से मिलता है। अवट और पिंगल साहित्य में रणमल छंद, प्राकृत पेंगलम, पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक, कीर्तिलता इत्यादि में ब्रजभाषा का ही प्रयोग है। साथ ही साथ संतों की वानियों, सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीमदास, रसखान आदि भक्त कवियों और बिहारी देव, रत्नाकर आदि रीतिकालीन कवियों में यह साहित्य की मुख्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई है। इसके साहित्यिक महत्व के कारण ही से ब्रजभाषा भी संज्ञा दी जाती है। ब्रज बोली तो है लेकिन ब्रजभाषा भी संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसका साहित्यिक अवदान बहुत ज़्यादा है। मध्य देश की भाषा होने के कारण इस भाषा ने भारत में कई क्षेत्रों में विस्तार पाया। केरल के कवि स्वाति तिरुनाल ने ब्रज में काव्य की रचना की है। आंध्र के नाटककार पुरुषोत्तम कवि ने इसमें नाटक लिखे हैं। यह भाषा बंगाल तक गई है और वहाँ भक्ति काल में व्यवहृत इस भाषा से बनी भाषा का नाम ब्रजबुली पड़ा। आधुनिक काल तक इस भाषा में साहित्य सर्जन होता रहा है। आज भी कई बड़े ख्यातिनम लब्ध राष्ट्रीय रूप में साहित्यकार हैं जो ब्रजभाषा में लेखन कर रहे हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली है, कौन है, ब्रजभाषा है और खड़ी की पड़ोसी भाषा है। इस कारण हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी संरचना की दृष्टि से यह किस प्रकार खड़ी से अधिक निकट होगी, खड़ी बोली से कितनी अधिक निकट होगी। गद्यांश देखकर, गद्यांश पढ़कर हमें समझ में आ जाएगा। एक मथुरा जी के चौबे हैं जो दिल्ली शहर को चले, तो पहले रेल तो ही नहीं पैदल रास्ता ही, तो एक दिल्ली को जो बनिया हंसो, माल लेके आयो बेच बेको। जब माल बिक गयो तब खाली गाड़िए लेके दिल्ली को चलो। जो शहर के किनारे आयो सो चौबे जी से भेंट हो गई को है गई बोलते हैं। तो बे चौबे बोले गाड़ी बारे से, अरे भैया सेठ कहाँ जाएगो, कहाँ की गाड़ी है। वो बोलो महाराज मेरी दिल्ली गाड़ी है और दिल्ली जाऊँगो। तो चौबे बोले भैया हमऊ बिठा ले। बनिया बोलो 4 रुपये लगेंगे भाड़े के। चौबे बोले अच्छा भैया 4 ही देंगे। अब चौबे चुप बैठ गए तो बनिया बोलो महाराज कुछ बात कहो जाते रास्ता कटे। तो वे बोले, चौबे जी बोले हमारी एक बात 1 रुपया की है। बाने कही अच्छा महाराज मैं दूंगो। तो कही पहली बात सो तो हमारी यही है, सब पंचन मिल कीजिए तुम, हारे जीते न आवे न लाज। न्याय सुन के बनिया बोलो महाराज मोए तो कछु या में मज़ा न आयो, तुमने 1 रुपया छुड़ा लियो। कई रुपया की बात तो इतनी हुए है फिर तोय सेंत मैत की सुनावेंगे। तो कई महाराज और कछु कहो। तो कहो सेठ तेरो 1 को चुको, अब दूसरो रुपया की कहें। सो दूसरी बिन्ने बात कही कि औघट घात नहीं है। तो इसी प्रकार से ये पूरा पैराग्राफ है, बहुत बड़ा है। ये इस प्रकार से भाषा बोली जाती है। आपको आइडिया लग गया होगा कि इस प्रकार से बोली जाती है। इसके बाद में विशेषताएं पढ़ लेते हैं। खड़ी बोली जहाँ अकारांत प्रधान है वहीं ब्रजभाषा उकारांत है। जाएगो, भलो, बड़ो, छोरो ऐसी बातें करते हैं। इसमें अवधि की अकारांतता की जगह उकारांतता की प्रवृत्ति मिलती है। आपू, सबू, भालू इत्यादि। इनके अतिरिक्त ने के स्थान पर नए, को के स्थान पर कूँ, से के स्थान पर सो और पर के स्थान पर पै का प्रयोग इस भाषा में कुछ विशेषताएं हैं। अब बुंदेली पर बात कर लेते हैं। बुंदेले राजपूतों के प्रभाव से मध्य प्रदेश की सीमा से लगे झांसी, छतरपुर, सागर आसपास के क्षेत्र को बुंदेलखंड कहा जाता है। यहाँ बोली जाने वाली बोली को बुंदेली या बुंदेलखंडी कहा जाता है। इसका एक और नाम है दाशारणी, बहुत महत्वपूर्ण है। दाशारणी बोली किसे कहा जाता है? तो दाशारणी बुंदेली का एक नाम है, किंतु उसकी लोक स्वीकृति कम है। अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा।
बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र हैं। इसमें लोक साहित्य की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। ईसुरी की फाग और इसकी उपबोली बनाफरी की लोक गाथा आल्हा बहुत ही प्रसिद्ध है। आल्हा जगनिक के द्वारा लिखित परमाल रासो में बहुत प्रसिद्ध हुई है। बुंदेली के साहित्य विशेषज्ञ तो ब्रजभाषा के साहित्य को मूलतः बुंदेली का ही साहित्य बताते हैं। विशेषताएं क्या है? इसमें ब्रज के ए और औ का ए और ओ रूप में प्रयोग होता है और जैसो इत्यादि अत्यंत अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति भी इस बोली में दिखाई पड़ती है। जैसे भूख को भूख बोलते हैं, हाथ को हाथ बोलते हैं, दूध को दूध बोल देते हैं, सा का छा में परिवर्तन, सीढ़ी को छीड़ी बोलते हैं, चा का सा में परिवर्तन, सांचे चाचे, कर्म संप्रदान को के स्थान पर खों, तुम खों जो बात पता नहीं है, ऐसी बातें करते हैं। तुम खां के लिए पता की जगह के लाने, के लिए की जगह के लाने का प्रयोग करते हैं। काय के लाने, काय कैसी बात कर रहे हैं, ऐसी भाषा बोली जाती है। कन्नौजी वर्तमान फर्रुखाबाद का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था या कन्नौज था, इसलिए इस क्षेत्र के बोली जाने वाली भाषा का नाम कन्नौजी पड़ा। ब्रज भाषा से अत्यधिक समानता होने के कारण कुछ विद्वान इसे ब्रज की बोली मानते हैं। यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य मिलता है जिनके काफ़ी कुछ अंश अब तक प्रकाशित भी हो चुके हैं। विशेषताएं हैं, ब्रजभाषा के ए औ और ए ओ के रूप में प्रयोग बड़ो और गौ इत्यादि शब्द के मध्य में आने वाले वा का ऊ की तरह उच्चारण होता है। सोवत को सोउत बोलते हैं। ए ओ के संयुक्त स्वर के रूप में ऐ औ कहना इनको पसंद होता है। ओकारांतता है खातु घरु सबऊ, ओकारांतता हमारो तुम्हारो। वा का प्रयोग बिटवा बहुवचन बनाने के लिए हा वार का प्रयोग होता है, जैसे हम वार हम लोग इत्यादि कुछ विशेषताएं हैं। राजस्थानी की बोलियां पढ़ लेते हैं अब हम। राजस्थानी की बोलियां राजस्थान के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां प्रचलित हैं और इन बोलियों को संयुक्त रूप से राजस्थानी हिंदी कहा जाता है। इनके अंतर्गत मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती बोलियां आती हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। मारवाड़ी की बात करते हैं। मरुभूमि, मरुदेश, मारुदेश, मरुधर देश, मरवड़ और मारवाड़ इत्यादि एक ही प्रांत के अनेक नाम हैं। इस प्रांत के अंतर्गत जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर आदि क्षेत्र आते हैं। मारवाड़ के क्षेत्र कौन कौन से हैं? जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर इत्यादि क्षेत्र आते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली भाषा को मारवाड़ी कहा जाता है। जैसलमेर, सिरोही, मेवाड़, अजमेर, जोधपुर। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है। मारवाड़ी को क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहा जाता है। यह राजस्थानी की सबसे बड़ी बोली है। इसकी लगभग बोलियां 12 हैं, जिसमें मेवाड़ी, थली, बीकानेरी, शेखावती और बांगड़ी उल्लेखनीय है। इसमें साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके साहित्यिक रूप डिंगल का प्रयोग कविता में होता रहा है। चारणों भाटों द्वारा आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखे जाने वाले ग्रंथों में भी डिंगल का प्रयोग मिलता है। मीराबाई के पद मारवाड़ी में ही हैं। आधुनिक युग में भी अधिकांश राजस्थानी साहित्य मारवाड़ी में लिखा जाता है। विशेषताएं हैं, इसमें धा और सा दो क्लिक ध्वनियाँ हैं, अर्थात धा का उच्चारण दा धा के बीच में और सा का उच्चारण सा और हा के बीच में होता है। दोनों में श्वास भीतर की ओर खींचनी पड़ती है। धावो, जास्यो। ए और औ का उच्चारण तत्सम शब्दों में ऐ औ जैसा, चा और छा का उच्चारण सा की तरह होता है, जैसे छाछ को सास बोलते हैं। हा के लोप की प्रवृत्ति भी मिलती है, जैसे कहो तो कयो कह देते हैं, कहो को इत्यादि। इनके अतिरिक्त से का सु और में का माए उच्चारण इसकी कतिपय विशेषताएं हैं। इसका नमूना भी देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। अमला में अच्छा लागो महाराज, पीवो नी दारूड़ी, सूरज था ने पुजस्या, जी भर मोत्यात को थाल, धड़ेक मोड़ा अगजो, जी पिया जी म्हारे पास,
पीवो नी दारूड़ी, अमला में आछा लागो महारा राज पीवो नी दारूड़ी। जाएं दासी बाग में और सुन राजन री बात, कदेक महल पधारसी तो मतवालो धनराज पीवो नी दारूड़ी। अमला में आछा लागो महाराज पीवो नी दारूड़ी। थारी ओलू में करा मारी करे न कोई, थारी ओलू में करा करता करे जो होय पीवो नी दारूड़ी। अमला में आछा लागो महाराज पीवो नी दारूड़ी। हे मेरे स्वामी, इसमें इसका अर्थ भी देख लेते हैं। पीवो नी दारूड़ी, हे मेरे स्वामी, नशे में तुम अच्छे लगते हो, शराब जरूर पियो, इसका ये अर्थ उन्होंने बताया है। अब मालवी की बातें कर लेते हैं। दूसरी भाषा है मालवी। सदियों से उज्जैन के आसपास के भूखंड को मालव नाम से जाना जाता है। इसी मालव या मालवा क्षेत्र की बोली को मालवी कहा जाता है। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में इसका चलन है। सोडवाड़ी, रागड़ी, पाटवी, रतलामी इत्यादि इसकी कुछ उपबोलियां हैं। किसकी? मालवी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? सोडवाड़ी, रागड़ी, पाटवी, रतलामी इसकी उपबोलियां। साहित्यिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व नहीं है। मालवी में ए का ए और औ को ओ में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। चैन को चेन बोलते हैं, पैसा को पैसा बोलते हैं। ई उ आ ध्वनियाँ आपस में परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे दिन को दन बोल दिया, ठाकुर को ठाकर बोल दिया। मध्य और अंत में आने वाले ला का उच्चारण डा हो जाता है। लड़की को लड़की बोलते हैं। हा का या तो लोप हो जाता है, इसकी जगह या व ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। आ का आ में और ना का ना परिवर्तन मिलता है। बंदर को बांद्रा, अपनों को आपनों इत्यादि बोला जाता है। अब जयपुरी है, इसे ढूंढाड़ी भी बोला जाता है। जी हाँ, जयपुर राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में बोली जाने वाली भाषा जयपुरी या बोली जयपुरी कहलाती है। इसके कुछ अन्य नाम हैं: पूर्वी राजस्थानी, ढूंढाड़ी, झाड़साही तथा काईकोई की भाषा। जयपुर को काईकोई की भाषा भी बोलते हैं। काईकोई, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। स्थानीय स्तर पर इसका नाम ढूंढाड़ी ही प्रचलित है। ढूंढाड़ी और काईकोई की भाषा याद रखिएगा जयपुरी के नाम से। इसमें साहित्य का प्रभाव प्रायः अभाव है। इसमें विशेषताएं पढ़ लेते हैं। इसमें मारवाड़ी की तुलना में कुछ कारक चिन्ह अधिक है, जैसे करण संप्रदान के नए कै, करण अपादान के सु से, संबंध के को काकी तथा अधिकरण के मैं ऊपर मालय इत्यादि। सर्वनामों में हूँ की जगह मैं, मने की जगह मने, तने की जगह तूने मिलते हैं। क्रिया रूप है, हो के स्थान पर छू छो का प्रयोग है। हा ध्वनि का लोप तथा अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति इसकी कुछ विशेषताएं हैं। मेवाती क्या है? मेवाती चौथी बोली है। राजस्थानी की चौथी बोली मेवाती है। उत्तरी राजस्थान के अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली मेवाती कहलाती है। मेव जाति के आधार पर इस क्षेत्र को मेवात तथा यहाँ की बोली को मेवाती कहा जाता है। इसकी उपबोली अहीरवाटी है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। मेवाती की अहीरवाटी उपबोली है जो गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के पश्चिम के क्षेत्रों में बोली जाती है। इन दिनों मेवाती का पर जयपुरी का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें साहित्य नहीं मिलता। विशेषताएं क्या हैं? जयपुरी में जहाँ ने पर सर्ग कर्म संप्रदान के लिए मिलता है, वहीं इसमें कर्ता के लिए भी ने का प्रयोग होता है। सर्वनाम हरियाणी के समान है और क्रिया रूप राजस्थानी के हैं। केवल हो, हा, ही के साथ साथ थो, था, थी का भी प्रचलन दिखाई पड़ता है। मेवाती के में ब्रज के समान भविष्यत काल में गा रूप मिलते हैं, जैसे चालूंगो, चलेगो। इस प्रकार से भाषा बोली जाती है। और अब अंत का जो है पहाड़ी हिंदी बचती है हमारी, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। पहाड़ी हिंदी को कुछ विद्वान पूर्वी पहाड़ी, उत्तरी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी 3 वर्गों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं, किंतु अधिकांश विद्वान मध्य पहाड़ी हिंदी की कुमायूनी और गढ़वाली बोलियों को ही पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं। कुछ विद्वान 3 विभागों में बांट देते हैं, पूर्वी, उत्तरी और मध्य। लेकिन मध्य पहाड़ी में जो बोली जाती है कुमायूनी और गढ़वाली, उसी को पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ज़्यादातर विद्वान रखते हैं। तो कुमाऊनी की बात करते हैं। कुमाऊनी का प्रभावित क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र कुमाऊं है। इसी के नाम पर इस क्षेत्र की बोली को कुमाऊनी बोला जाता है।
कुमाऊँ का प्राचीन नाम कुर्मांचल था। कुमाऊँ का प्राचीन नाम कुर्मांचल था, जिसके अंतर्गत नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिले सम्मिलित किए जाते हैं। कुमाऊँ का जो क्षेत्र विस्तार है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ है, कालांतर में इसके बहुत से स्थानीय रूप विकसित हो गए हैं, जिससे इसकी अनेक उपबोलियाँ अस्तित्व में आ गई हैं। कुमाऊनी की मूल खस बोली थी, जिस पर अब राजस्थानी और खड़ी बोली का भी प्रभाव बढ़ रहा है। इसमें प्राचीन साहित्य का प्रायः अभाव है, किंतु आधुनिक युग में इसमें साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। यहाँ के साहित्यकारों में गुमानी पंत, कृष्णदत्त पांडे और शिव दत्त के नाम प्रमुख हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? कुमाऊनी पर अनेक भाषाओं का प्रभाव है, जिससे उसकी सामान्य विशेषताएं इसमें दिखाई पड़ती हैं, जैसे ड़ा का उच्चारण राजस्थानी से, अल्प प्राणीकरण खड़ी बोली से, ए ओ के स्थान पर या वा जैसे च्याला, चेला, बाजा, बोझा उच्चारण अवधी से आए हैं। मैं का पश्चिमी हिंदी में समान में उच्चारण और ने पश्चिमी हिंदी के समान उच्चारण में उच्चारण ने के स्थान पर ले और को के स्थान पर कणी इस बोली की अपनी विशेषता है। सर्वनामों का प्रयोग हिंदी के समान है। इसमें अनेक ध्वन्यात्मक परिवर्तनों के कारण शब्दों के उच्चारण कुछ विचित्र से लगते हैं। गढ़वाली क्या है? गढ़वाली दूसरी उपबोली है पहाड़ी हिंदी की। गढ़वाल, टिहरी, चमोली तथा उत्तरकाशी के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली बोली गढ़वाली कही जाती है। टिहरी गढ़वाल में इस बोली का आदर्श रूप मिलता है। अल्मोड़ा, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद के उत्तरी क्षेत्रों में भी इसका प्रचलन है। गढ़वाली लोकगीतों के कई संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और अब गद्य पद्य लिखने का प्रचलन दिनों दिन बढ़ रहा है। व्याकरणिक विशेषताएं क्या हैं? इसकी का वर्गीय ध्वनियाँ कंठ और काकल के बीच बोली जाती हैं। चा वर्गीय ध्वनियाँ अधिक संघर्षी होती हैं। पा वर्ग के उच्चारण में होठों को कुछ आगे की ओर निकालना पड़ता है। अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति इसमें विशिष्ट है, जैसे प्यार को प्यार, पैसा को पैसा इत्यादि बोला जाता है। इसमें सर्वनामों का प्रयोग ब्रजभाषा के समान है। सारांश पढ़ लेते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं, जिन्हें 5 भाषिक वर्गों के अंतर्गत रखा गया है। समान भाषिक विशेषताओं वाली बोलियों को एक वर्ग में रखा गया है, जैसे अकारांत प्रधान पूर्वी हिंदी अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ियाँ बोली सम्मिलित की जाती हैं। अब इसमें सारांश में बहुत अच्छा बिंदु आ गया है। अकारांत प्रधान बोलियाँ कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार पश्चिमी हिंदी जो है आकारांत और ओकारांत प्रधान बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी आकारांत और ओकारांत हैं। पूर्वी बोली है अकारांत है। बिहारी हिंदी में बोलियों की संज्ञा के एक जैसे रूप प्रयुक्त होते हैं। राजस्थानी हिंदी की बोलियां थोड़े बहुत अंतर के बावजूद लगभग समान व्याकरणिक विशेषताएं रखती हैं। पहाड़ी हिंदी की बोलियों पर अनेक बोलियों का प्रभाव है, जिससे उनकी सम्मिलित विशेषताएं कुछ दिखाई पड़ती हैं। प्रत्येक बोली के प्रयोग का एक निश्चित क्षेत्र है और इन क्षेत्रों के नाम पर ही इन बोलियों का नामकरण किया गया है। कुछ बोलियों का महत्वपूर्ण साहित्यिक इतिहास है, तो कुछ में साहित्यिक सृजन का प्रयास अभी हो रहा है। कुछ बोलियां अपने बोलने वालों की संख्या अथवा साहित्यिक अवदान को आधार बनाकर स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग उठा रही हैं। तो मैथिली ऐसी बोली है जिसे अब हिंदी से स्वतंत्र भाषा का दर्जा मिल चुका है। 22 भाषाओं में मैथिली अलग से बोली जाती है। तो मित्रों, ये था हमारा हिंदी की बोलियों पर वीडियो। आपको कैसा लगा बताइएगा। थोड़ा बहुत शोर हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, आसपास थोड़ा शोर रहता है, क्षमा मांगते हैं उसके लिए। आपको कैसा लगा बताइएगा। अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।